हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। अपना दोस्तों संत रविदास लाइब्रेरी श्याम सुख के अंदर जो 13वां वीकली टेस्ट हुआ था उसका दोस्तों मैथ हो जो रीजनिंग को छोड़कर बाकी पोर्शन का मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया था। और इस वीडियो के माध्यम से हम जो मैथ हो जो रीजनिंग का पोर्शन अपना बचता है उसका हम सोल्यूशन करेंगे। और दोस्तों इसका जो मैथ हो जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है इसके अंदर 41 से लेकर 70 तक के यानी HSC CET के पैटर्न के हिसाब से इसके अंदर सभी के सभी क्वेश्चन इसके अंदर डाले गए हैं। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मैथ हो जो रीजनिंग का जो पोर्शन बचा हुआ है उसको। और इसके अंदर जो हमने 41वें नंबर का सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है वो है दोस्तों मनुष्य चलना और मछली इसके अंदर दिया हुआ है। तो दोस्तों मनुष्य चलता है तो मछली तैरती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है जिसमें तैरना लिखा गया है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य चलता है तो मछली दोस्तों तैरती है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अपना जो अगला 42वें नंबर का प्रश्न आता है उसमें लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 11, 16, 21, 25 और 28 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेष 3 बचता है। यदि इसके अंदर दोस्तों हमारा 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं 92,400, 92,403, 42,597 और जो 92,000 ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें यदि बी ऑप्शन को हम देखेंगे तो बी ऑप्शन को जिसमें कि 92,403 लिखा हुआ है, यदि हम इसको 11, 16, 21, 25 और 28 से भाग करते हैं तो प्रत्येक दशा में दोस्तों अपना 3 ही शेष बचेगा। तो अपना जो बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो अगला संख्या है जो अपना जो अगला प्रश्न है 43 नंबर का, निम्नलिखित श्रेणी में रिक्त स्थान पर दिए हुए 4 विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर 1 लिखा है, इसको हम करके देखते हैं। सबसे पहली जो संख्या दी गई है वो 1 है, फिर 5 दिया गया है, फिर 10 दिया गया है, फिर 16 दिया गया है, फिर 23 दिया गया है और इसके बाद में 31। और यहाँ पर हमें पूछा है कि कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों 4 ऐड हुआ है, यहाँ पर 5 ऐड हुआ है, यहाँ पर 6 ऐड हुआ है, यहाँ पर 7 ऐड हुआ है, यहाँ पर 8 ऐड हुआ है, तो आगे दोस्तों 9 ऐड हो जाएगा। 31 में यदि हम 9 ऐड करेंगे तो अपना 40 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है जिसमें 40 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो 44 नंबर का जो प्रश्न आता है कि 6400 रुपये पर 2 साल के लिए 5% पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा ये हमें पूछा है। दोस्तों हमें पता है कि पहले वर्ष तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता है, दोनों ही सेम होते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के कारण जो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज लग जाता है, इसलिए उनके अंदर आपस में डिफरेंस आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि पहले वर्ष तो दोनों के दोनों समान है, दूसरे वर्ष में क्या अंतर आएगा, जो इसका ब्याज होगा ब्याज पर ब्याज लगेगा तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा हो जाएगा, साधारण ब्याज दोस्तों कम रह जाएगा। तो उनमें जो ब्याज पर ब्याज लगने का जो अंतर होगा वही उनके अंदर दोस्तों जो डिफरेंस पैदा करेगा। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर 6400 रुपये है, जो पहली साल दोस्तों इस पर कितना ब्याज लगा होगा, 5% की इसके अंदर दर है, तो 5/100 यदि हम करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर 320 रुपये ब्याज लगा होगा, यानी 320 रुपये ब्याज लगा होगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष तो समान ही है, दूसरे वर्ष में उनमें अंतर क्या आएगा कि जब वो ब्याज पर ब्याज लगेगा वो उनमें अंतर आ जाएगा। ब्याज पर ब्याज क्या लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जो 320 रुपये इस पर ब्याज लगा है पहले वर्ष उसमें भी दोस्तों 5 वर्ष ब्याज उसमें भी 5% ब्याज लग जाएगा। इसमें यदि हम 5% ब्याज लगाते हैं 0 से 0 कट जाएगी, ये 2 पे कटेगा और ये 16 पे कट जाएगा, तो 16 रुपये का फर्क आ जाएगा। 16 रुपये इसमें ज़्यादा ब्याज लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर, तो इनमें 16 रुपये का अंतर आ जाएगा। तो अपना डी ऑप्शन जो है जिसमें 16 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अपना दोस्तों आगे 45वें नंबर का प्रश्न आता है, यदि फायर शब्द को सांकेतिक भाषा में DGPC लिखा जाए तो शब्द शॉट का सांकेतिक भाषा में जो शब्द होगा उसके अंतिम अक्षर के संभावित 4 उत्तर नीचे दिए गए हैं, सही उत्तर हमें ज्ञात करना है। दोस्तों जब इसमें फायर शब्द को जो DGPC लिखा जाता है यानी फायर जो है FIRE, इसको दोस्तों इसमें DGPC लिखा जाता है। तो हम इसमें पूछा है कि शॉर्ट SHOT जो इसमें दिया हुआ है इसके जो अंतिम जो वर्ण है यानी जो अंतिम शब्द है जो टी है इसका दोस्तों क्या आएगा, ये हमने इस जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है। तो दोस्तों हम देखेंगे तो ये देखो इसमें DEF यानी एक अक्षर बीच में है, GHI इसमें भी एक अक्षर बीच में है, PQR इसमें भी एक अक्षर बीच में है, CDE इसमें भी एक अक्षर बीच में है। तो दोस्तों एक अक्षर छोड़ के हमें पहले वाला अक्षर लेना है, तो T में हम क्या करेंगे, एक अक्षर पहले छोड़ेंगे यानी S छोड़ेंगे, S से पहले वाला हम लेंगे तो हम R ले लेंगे,
यानी आर एस टी, तो हम आर ले लेंगे, तो आर इसका सही उत्तर हो जाएगा जो इसके ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो 45वें नंबर का जो अपना प्रश्न है इसका सी ऑप्शन जिसमें आर लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। 46वें नंबर का प्रश्न आता है कि ए और बी दो व्यक्ति किसी एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ए उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है और 3 किलोमीटर चलेगा दाहिनी ओर मुड़ जाता है और फिर 4 किलोमीटर चलता है। बी पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर वो 3 किलोमीटर चलता है। बताओ इस समय ए और बी के बीच कितनी दूरी है। सही उत्तर नीचे दिए हुए संभावित उत्तरों में से ज्ञात करें। तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन 5 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ये इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं। हमें देखना है दोस्तों इसमें दो व्यक्ति है, एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। ए सबसे पहले इसमें दोनों एक ही स्थान से चलते हैं। मान लीजिए वो दोनों यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से चलते हैं ए उत्तर की ओर। हम सबसे पहले दिशाएं मान लेते हैं, ये अपनी पूर्व दिशा है, ये अपनी पश्चिम दिशा है, ये अपनी उत्तर दिशा है और ये अपनी दोस्तों दक्षिण दिशा हो जाएगी। तो अब ए उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। जो ए ये जो व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर चलने के बाद में ये दोस्तों 3 किलोमीटर चलता है। ये 3 किलोमीटर चला है। ये 3 किलोमीटर चलने के बाद में ये दोस्तों दाहिनी ओर मुड़ जाता है। दाहिनी ओर कौन सा होगा दोस्तों, इसके इस साइड में होगा, ये इसकी दाहिनी ओर होगा। उत्तर की ओर यदि जाएगा तो 3 किलोमीटर चलकर वो दाहिनी ओर दोस्तों 4 किलोमीटर चलता है। ये यहाँ पर 4 किलोमीटर जाता है दाहिनी ओर, वो 4 किलोमीटर जाता है। अब बी क्या है, बी पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। ये जो बी है ये दोस्तों बी ये पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है और ये प्रारंभ करने के ये दोस्तों 5 किलोमीटर चलता है। ये 5 किलोमीटर चलता है तो 5 किलोमीटर हम यहाँ पे लिख देंगे। अब फिर दाहिनी ओर मुड़कर ये दोस्तों दाहिनी ओर कौन सा होगा, इसका दाहिनी ओर दोस्तों इसका हम देखेंगे पश्चिम की ओर जा रहा है तो दोस्तों दाहिनी ओर इसका ये होगा, यानी इस साइड में हो जाएगा, यानी उत्तर की साइड में हो जाएगा। उत्तर की साइड में ये इसका दाहिनी ओर होगा। यदि वह पश्चिम की ओर चलेगा तो दोस्तों वो उसका दाहिना हाथ ही होगा, तो ये उत्तर दिशा की ओर ये चलेगा। तो हम उत्तर दिशा की ओर ये चला है और दोस्तों ये 3 किलोमीटर चल रहा है। यहाँ पर ये 3 किलोमीटर चला है तो हमने यहाँ पर 3 किलोमीटर लिख दिया। और ये फिर अब पूछता है कि दोस्तों बताओ इस समय ए और बी के बीच की दूरी हमें पूछा है। तो दोस्तों हमें ये दोस्तों ये ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, इनकी जो बीच की दूरी है ये हमें बतानी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये 4 किलोमीटर है और ये हमको पता है कि 5 किलोमीटर है। ये हमको पता है 5 किलोमीटर है, तो 5 और 4 दोस्तों 9 किलोमीटर इनकी दूरी आ जाएगी, क्योंकि 4 किलोमीटर ये है, 5 किलोमीटर ये है, तो 9 किलोमीटर कुल इनकी दूरी आएगी, जो ऑप्शन नंबर अपना बी में लिखा हुआ है। तो बी अपने 46वें नंबर के प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 47वें नंबर का प्रश्न आता है, श्याम ने 375 रुपये प्रति दर्जन पर 20 दर्जन खिलौने खरीदे हैं। उनमें से प्रत्येक खिलौने को उसने 33 रुपये की दर से बेचे हैं। उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है कि उसने कितने प्रतिशत लाभ इस पर कमाया है। तो दोस्तों इसके अंदर जो दर्जन उसने 20 दर्जन खरीदे हैं, 50 दर्जन खरीदे हैं, 100 दर्जन खरीदे हैं, इससे कोई भी इस क्वेश्चन के अंदर लेना देना नहीं है। हमें देखना है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना रहा है। तो इसमें दोस्तों प्रति दर्जन के हिसाब से दिया गया है, तो हम दोस्तों प्रति दर्जन के हिसाब से चल सकते हैं। लेकिन इसमें जो बेच रहा है वो दोस्तों प्रति खिलौना के हिसाब से बेच रहा है, तो ये एक खिलौने के हिसाब से इसने दिया हुआ है। तो दोस्तों हम इसमें एक खिलौने के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 दर्जन उसने खरीदे हैं, 30 दर्जन खरीदे हैं, इससे यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि इसमें 375 रुपये प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन की कीमत इसमें 375 रुपये दी गई है। यदि एक दर्जन में हमको पता है कि 12 होते हैं, तो हम यदि इसको 12 से भाग यदि करते हैं तो इसका एक खिलौने का आ जाएगा। तो ये दोस्तों इसका एक खिलौने का आ गया। और ये बेचता कितने में दोस्तों, 33 रुपये में बेचता है, 33 रुपये में बेचता है। हम यदि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य लेस कर दें, यानी इसमें बेचता है ये दोस्तों इसने खरीदा है, यदि इसमें से हम इसको लेस करेंगे तो अपना लाभ आ जाएगा। अब हम यदि लाभ ज्ञात करते हैं तो हम इसको काट लेते हैं। इसको दोस्तों हम 3 पे काट लेते हैं तो 12 आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 4 आ जाएगा। तो हम यदि अब इसका 4 एलसीएम लें तो यहाँ पर हम 33 को 4 से हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो दोस्तों अपना 132 आ जाएगा। माइनस का माइनस है, यहाँ पर 125, तो अपना 7/4 लाभ आ जाएगा। 7/4 लाभ आ जाएगा एक खिलौने के ऊपर। दोस्तों हमें पता है कि एक खिलौने के ऊपर हमारा लाभ कितना आया है, 7/4, और हमने उसको खरीदे कितना में, एक खिलौना हमने 125/4 में खरीदा है और 7/4 उस पर लाभ है। तो अब हम अपना परसेंटेज जो है लाभ की वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम इसको कैसे करेंगे दोस्तों, जब तक क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से न बोला जाए हम हमेशा लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम जो क्रय मूल्य है उस पर ही अपना लाभ कैलकुलेट हम करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, इसमें जो लाभ है अपना वो 7/4 है, जो क्रय मूल्य कितना है अपना 125/4 है, 125/4। हमें परसेंटेज निकालनी है, 100 से गुणा करेंगे, ये दोस्तों उल्ट जाएगा, यहाँ पर इसके मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे
तो यहाँ पर 4/125 हो जाएगा। 4 से 4 कटेगा, गुना में 100 आ जाएगा। परसेंटेज निकालनी है। ये दोस्तों 25 पे कटेगा, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी 7 चौक 28, 28/5 आ गया, 28/5 आ गया। यदि हम इसको काटेंगे तो अपना कितना आएगा, 5 5 25 के बाद में पॉइंट लगेगा, 3 6 6 आ जाएगा, यानी 5.6% लाभ इसका आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपना जो सी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने 47वें नंबर के प्रश्न का। तो 5.6% इसका सही उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। अपना जो 48वें नंबर का प्रश्न आता है जिसमें लिखा है कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:3:4 है। यदि लंबाई दोगुनी, चौड़ाई 2/2 और ऊंचाई आधी की जाती है तो कमरे की चारों दीवारों को पेंट करने की लागत कितने प्रतिशत कम हो जाएगी, ये दोस्तों हमको बताना है। ये दोस्तों इसके अंदर देखो, जो इसके अंदर जो फर्श होता है कमरे का और जो ऊपर की छत होती है उसके ऊपर तो इसने बोला नहीं है कि उसके ऊपर भी हमें पेंट करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी चारों दीवारों पर ही पेंट करना है, न कि इसकी छत पर और जैसे कि फर्श उस पर हमें पेंट नहीं करना है। चारों दीवारों जो है उस पर हमें उस पर पेंट करना है। तो दोस्तों हम जो चारों दीवारें हैं उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और हम उसका क्षेत्रफल जो इसके अंदर बाद में चेंज किया गया है इसकी भुजाएं, उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आ रहा है। जितना क्षेत्रफल के अंदर परिवर्तन आएगा उतना ही उसकी रंग की जो लागत है, उस पर रंग करने की लागत है, उसमें दोस्तों चेंजेस आ जाएगा, उसमें जो परिवर्तन आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं हम इसके अंदर क्या करते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:3:4 दिया गया है। इसके अंदर 3:3:4 दिया गया है। तो यही हम इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मान लेते हैं। ये इसकी लंबाई मानते हैं, इसकी चौड़ाई मानते हैं, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि चारों दीवारों का जो यदि 4 दीवारें हैं एक कमरे की उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें इसमें दी गई है 3 मीटर और 3 मीटर दी गई है। तो दोस्तों हम इसको किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हमें जो इसके चारों दीवारें हैं उसका हम इसके अंदर परिमाप निकाल लेते हैं। उसका परिमाप निकालेंगे और उसको हम ऊंचाई से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों इसका क्या होगा कि हमारा पूरा का पूरा जो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। सबसे पहले हम कैसे करेंगे, इसकी जो लंबाई दे रखी है, इसकी हमें जो चौड़ाई दे रखी है, दोनों को हम जोड़ेंगे और इसको 2 से गुना कर देंगे। तो दोस्तों ये अपना चारों दीवारों का जो परिमाप है, जो एरिया है, जो अपना जो परिमाप है, जो पैरामीटर है वो आ जाएगा। यदि हम इसको अपनी जो ऊंचाई है उससे गुना कर देते हैं तो दोस्तों इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल अपना आ जाएगा। तो सबसे पहले 2, लंबाई अपनी 3 है, चौड़ाई भी अपनी 3 है, ऊंचाई अपनी 4 है। इसको हम करते हैं 2 गुना में 6 गुना में 4, तो 48 इसका आ जाता है, 48 इसका आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें जो कुछ इसकी भुजाओं के अंदर चेंजेस किया गया है उसको देखते हैं। दोस्तों हमें उसमें क्या लिखा गया है कि लंबाई दुगुनी कर दी गई है, यानी ये 3 से बढ़कर 6 हो चुकी है, और चौड़ाई 2/3, यानी इसकी 2/3 कर दी है। 2 गुणा 3 कर दिया, 3 से 3 कटेगा, ये 2 बच जाएगी, और ऊंचाई आधी रह जाती है, यानी 4 की 2 रह जाएगी। अब ये हमें इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, जो हमें निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला अपने लगेगा। 2 का 2, लंबाई अपनी 6 हो गई, चौड़ाई अपनी 2 हो गई, ऊंचाई अपनी 2 हो गई। यदि हम इसको करते हैं तो 8 गुना में 2 यानी 32 आ जाता है, 32 आ जाता है। पहले अपना 48 था, अब अपना 32 था, यानी इतने क्षेत्र पर हमें रंग करना है। पहले दोस्तों हमने चारों दीवारों का उसका हमने परिमाप निकाला। परिमाप निकालने के बाद में हमने क्या किया, उसकी ऊंचाई से गुणा कर दी, तो हमारा टोटल क्षेत्रफल है वो अपना आ गया। तो पहले वाले में अपना 48 आया, फिर हमने कम की यानी इसको चेंजेज की तो अपना 32 आ गया। तो 48 में से 32 यानी 16 चेंज आया है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारे पेंट करने की लागत बढ़ेगी या घटेगी। ये दोस्तों हमको पता ही चल गया कि लागत हमारी घटेगी, क्योंकि पहले 48 था, अब अपना 32 आ रहा है क्षेत्र, तो यानी कम क्षेत्र पर हमें रंग करना पड़ेगा, तो अपनी लागत भी कम हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि 16 कम हुई है, किस पर कम हुई है, 48 पर कम हुई है। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से हम इसको गुणा कर देंगे, ये 3 पे कट जाएगा, इसको हम काटेंगे तो दोस्तों 3 आ जाएगा, 3.3 आ जाएगा, जो अपना ऑप्शन नंबर जो डी में लिखा हुआ है। दोस्तों हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो ये 100/3 है, इसको हम सही में चेंज करेंगे तो अपना 33 सही 1/3 आ जाएगा। तो इसको हम ये भी अपना ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन हम ऑप्शन के अंदर ये दिया हुआ है तो हम इसको सही मानेंगे। तो डी ऑप्शन जो है जिसमें 33 सही 1/3 लिखा हुआ है वो दोस्तों अपना सही उत्तर हो जाएगा। अब अपना जो 49वें नंबर का प्रश्न आता है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक वर्ग के अंतर्गत बहुत सी रेखाओं द्वारा कुछ आकृतियां बनी हुई है। वर्ग के बगल में
चार चित्र ए बी सी डी में से कोई एक चित्र वर्ग के अंदर भली प्रकार से बनता है, उस चित्र को हमें पहचान करना है। दोस्तों यदि हम इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो अपना जो डी ऑप्शन है वो इसके अंदर हमें दिखाई देगा, तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। n 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। जब n को 11 और 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल x और y बचता है, 2x माइनस में 3y हमें ज्ञात करना है। दोस्तों हमें पता है कि n 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या दोस्तों हमें पता है कि कौन सी होती है, सबसे बड़ी दोस्तों 97 ही होती है। क्योंकि 97 क्या होता है कि एक या फिर 97 के अलावा किसी से भी भाग नहीं होता है, यानी जो एक और जो खुद के अलावा किसी से भागना है वो दोस्तों वो अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर जो 97 जो संख्या है वो दोस्तों या तो खुद से ही भाग होगी, 97 से ही भाग होगी, या फिर एक से ही भाग होगी, तो ये 97 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बन जाएगी। 98 हम देखें तो दोस्तों 2 से भाग होती है तो वो दोस्तों भाज्य होगी। जो 99 होती है दोस्तों वो 3 से भाग होगी। 100 जो है वो दोस्तों 2 से भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या जो खुद और एक के अलावा किसी से भागना हो वो दोस्तों 97 होगी। तो 2 अंकों की हम देखेंगे तो 97 हो जाएगी। अब ये लिखता है कि जब इसको 11 से और 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल x और y बचता है। यदि हम इसको 11 से भाग करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 8 बचाएगा, 8 बचाएगा तो दोस्तों ये 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 88 9 आ जाएगा। अब यदि हम इसको 13 से भाग करें, इसको 13 से भाग करें तो दोस्तों अपना 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें इसको x बोला गया है, इसको y बोला गया है, और इसके अंदर हमें निकालना क्या है कि 2x माइनस में 3y निकालना है। 2 का 2, x की वैल्यू इसमें 9 आई है, माइनस का माइनस 3 का 3, और y की वैल्यू इसके अंदर 6 आई है, तो 6 हम लिख देंगे। 18 माइनस में 18 हो जाएगा, यानी 0 इसका उत्तर आ जाएगा, 0 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। 51वें नंबर का प्रश्न आता है, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा ऐसा कौन सा है जो अन्य चारों से भिन्न है। आम, अंगूर, अनार ये सभी की सभी दोस्तों फलों में आते हैं, लेकिन जो बैगन है वो दोस्तों एक सब्जी होती है। तो डी ऑप्शन जो है, जो बी ऑप्शन जो है इसके अंदर वो सही उत्तर हो जाएगा। x और y दोनों जड के बच्चे हैं। यदि जड x का पिता है परंतु y जड का पुत्र नहीं है तो y और जड में क्या संबंध है ये दोस्तों हमें बताना है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि x और y ये दोनों हैं, ये दोनों दोस्तों जड के बेटे हैं, यानी कि जो जड के बच्चे हैं, ये दोनों x भी y भी दोनों ही जड के बच्चे हैं। इसमें लिखा है कि यदि जड x का पिता है परंतु y जड का पुत्र नहीं है, जो y है ये दोस्तों जड का पुत्र नहीं है। ये दोस्तों हमें पता है कि x और y दोनों ही जड के जो बच्चे हैं, तो इनमें कोई एक तो कोई बेटा हो सकता है, कोई बेटी हो सकती है, दोनों बेटे हो सकते हैं, दोनों बेटी हो सकती है, ये इसके अंदर कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें बोला है y जड का पुत्र नहीं है, तो दोस्तों पुत्र नहीं है तो ये इसकी पुत्री होगी, इसकी पुत्री होगी, इसकी पुत्री हो जाएगी। और तो y और z में क्या संबंध है, y और z में दोस्तों इसका पुत्री और पिता का संबंध हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है जिसमें पुत्री और पिता लिखा गया है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कर देंगे, यानी जो x है, x तो दोस्तों इसके अंदर z जो है x का पिता है, तो ये y का भी पिता है z, लेकिन जो y है वो z का पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो दोस्तों क्या होगा, उसकी पुत्री होगी। तो ए ऑप्शन जो है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो अगला 53 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 छात्रों की औसत संख्या 22 है। यदि उनकी आयु का अनुपात 6:9:7 हो तो सबसे छोटे छात्र और सबसे बड़े छात्र की आयु का अनुपात हमें निकालना है। दोस्तों इसके अंदर 3 छात्र दिए गए हैं और उनकी औसत आयु दी गई है 22 वर्ष। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उनकी टोटल आयु हम कैलकुलेट कर लेंगे, बाद में जो अनुपात दिया गया है तीनों जो छात्रों की आयु का उसमें हम उनको बांट लेंगे। बांटने के बाद में जो सबसे छोटा होगा सबसे बड़ा होगा उसको हम अंतर्ज्ञात कर देंगे, तो अपना उत्तर आ जाएगा। सबसे पहले जो 3 छात्र है उनकी औसत आयु 22 वर्ष दी गई है। 3 छात्र है तो उनकी टोटल अपनी 66 हो जाएगी, 66 उनकी टोटल आयु हो जाएगी। अब यदि उनकी आयु का अनुपात 6:9:7 दिया गया है, 6:9:7 दिया गया है, 6:9:15:7 दिया गया है, यानी ये जो 22 से यदि हम इसको भाग करें तो दोस्तों 3 आएगा, तो इसकी 18 आ जाएगी, इसकी 27 आ जाएगी, इसकी 21 आ जाएगी। इसको दोस्तों 66 को मैंने 6:9:7 में बांट दिया है, यानी इनको हम जोड़ेंगे तो 22 आएगा, 22 को हम भाग देंगे, 22 से हम इसको भाग देंगे 66 को, जो आया है वो 3 की हम इन सभी से गुणा कर देंगे तो 18, 27, 21 आ जाएगा। अब सबसे छोटा छात्र है सबसे बड़ा छात्र है उनकी हम
उनका हम जो अंतर है वो ज्ञात करेंगे। सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है, तो इनका हम यदि अंतर ज्ञात करेंगे 27 में से 18 लेस करेंगे तो 9 इनका अंतर आ जाएगा। तो 9 जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 9 वर्ष लिखा हुआ है। बी उत्तर इसका सही होगा। 54वें नंबर का प्रश्न आता है कथन की सत्यता की पुष्टि करनी है। जो कथन की सत्यता की पुष्टि करनी है हमें इसके अंदर कि एक व्यक्ति कार में पिछली सीट पर बैठा है, जब कार का जो ड्राइवर है या कायक कार आगे की ओर चलाने के लिए स्टार्ट करता है तो व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। दोस्तों ऐसा हमें सदैव देखने को मिलता है कि जब हम किसी गाड़ी में बैठे होते हैं तो वो एकदम किसी को उसको स्टार्ट करता है तो हम दोस्तों पीछे की ओर हमें झटका लगता है। तो दोस्तों सदैव ही ऐसा होता है, तो इसका ए ऑप्शन जो है ये दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें सदैव लिखा गया है। अपना जो दोस्तों आगे 55वें नंबर का प्रश्न आता है 2 रेलगाड़ियों की गति के मध्य का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटों में 400 किलोमीटर दौड़ती है तो प्रथम रेलगाड़ी की गति हमें निकालनी है कि उसकी गति क्या होगी। दोस्तों इसमें जो दोनों रेलगाड़ियाँ उनकी जो गति है उनका अनुपात हमें 7:8 दिया गया है। और जो इसके अंदर दूसरी रेलगाड़ी है वो दोस्तों 4 घंटों में 100 किलोमीटर यानी 4 घंटों में 400 किलोमीटर जो दौड़ती है। तो दोस्तों इसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो जाएगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि 4 घंटों में 400 किलोमीटर वो जो जाती है यानी दौड़ती है। तो 4 घंटों में यदि वो 400 किलोमीटर जाती है तो वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाएगी, तो इसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो यहाँ पर यदि हम 100 लिखें तो हमें ये ज्ञात करना है, इसकी गति हमें निकालनी है, क्योंकि इसकी गति हमको पता चल गई कि 100 है तो हमें इसकी गति निकालनी है। तो इसकी तो क्योंकि हमें इसका रेशो दिया हुआ है 7:8, तो हम इसकी जो गति है इसको हम आसानी से निकाल देंगे। इसको हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि 100 की वैल्यू 100 जो है ये 8 इसका अनुपात के अंदर है, तो हमें इसका 7 का निकालना है, तो 7 को हम इसको गुना कर देंगे तो ये कटेगा इसमें 4 पर तो 25 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 25 आता 175 के बटे में हम 2 करेंगे तो अपना 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम निकाल देंगे। इसके अंदर हमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जो रेलगाड़ी बी है यानी दूसरी जो रेलगाड़ी है वो दोस्तों 4 घंटों में 400 किलोमीटर दौड़ती है, तो उसकी स्पीड हम निकाल लेंगे 100 किलोमीटर प्रति घंटा। उनका हमें अनुपात दिया गया है 7:8, उसके अंदर यदि हम रखेंगे तो ये जो रेलगाड़ी है जो पहली रेलगाड़ी है उसकी दोस्तों स्पीड आ जाएगी 87.5 किलोमीटर। अब अपना जो 56वें नंबर का प्रश्न आता है कि एक काम को 8 लोग 5 दिन में समाप्त करते हैं तो इसी काम को 10 लोग मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये दोस्तों क्वेश्चन इसमें क्या लिखा गया है कि 8 लोग एक काम को 5 दिन में करते हैं, तो इसमें 10 लोग हो गए। अब यानी 10 लोग उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये हमको पता है दोस्तों कि 10 लोग उस काम को कम समय में करेंगे, क्योंकि 8 लोग उस काम को 5 दिन में कर रहे हैं, तो दोस्तों 10 लोग उस काम को 5 से कम समय में करेंगे। तो दोस्तों हम कम जो वाला है वो हम ऊपर रखेंगे, इनमें जो कम है उसको हम ऊपर रखेंगे। तो 8 इनमें कम है तो 8 को हम ऊपर रखेंगे। वो 5 दिन में कर रहे हैं तो हमें 10 का निकालना है, तो हम 10 को नीचे रखेंगे, यानी हम जो क्या 10 को जो हम 10 से भाग दे देंगे तो इसका आएगा 40/10, 0 से 0 कट जाएगी, 4 दिन आ जाएगा। इसका उत्तर अपना 4 दिन आ जाएगा। इसको दोस्तों हम ऐसे दूसरे हिसाब से भी हम इसको समझ सकते हैं कि इसके अंदर हम एक व्यक्ति का यानी एक व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेगा ये हम इसके अंदर निकाल सकते हैं, क्योंकि 8 व्यक्ति 5 दिन में करते हैं, 8 व्यक्ति 5 दिन में कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेगा ये यदि हमें निकालना है तो हम 5 और 8 की गुना करेंगे तो वो दोस्तों 40 आ जाएगा। अब हमें 10 व्यक्तियों का निकालना है, ये दोस्तों एक व्यक्ति का आ गया। अब हमें 10 व्यक्तियों का निकालना है तो हम इसको 10 से भाग दे देंगे तो अपना 4 दिन आ जाएगा। तो इस हिसाब से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अपना जो अगला प्रश्न है, एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती है। दोस्तों हमें पता है कि 24 घंटे में एक दिन में जो घड़ी की सुइयां हैं वो एक दूसरे के साथ 44 बार समकोण बनाती है, यानी 44 बार समकोण बनाती है। तो इसमें एक सप्ताह में पूछा है यानी 7 दिन में वो कितने समकोण बनाएगी, तो हम 7 से इसको गुना कर देंगे तो ये अपना आ जाएगा 8, 2 और 30 यानी 308 आ जाएगा। तो ये अपना जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें कि 308 लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से हम कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 24 घंटे में यानी एक दिन में वो 44 समकोण बनाती है, तो 7 दिन में कितने बनाएंगे 308 बनाएगी, तो 308 इसका सही उत्तर आ जाएगा। अब 58वें नंबर का प्रश्न आता है कि 30 की पावर हमें 5 दी गई है, 24 की पावर 5 दी गई है, तो इसकी अभाज्य गुणनखंड हमें पूछा है कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो दोस्तों ये हमें निकालने हैं। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या है, जो इसमें 30 और 24 दिए गए हैं उनको हम तोड़ लेंगे। जो 30 है हमें 30 की 5 दी गई है और गुणा में इसका हमें 24 की 5 दी गई है।
इनका हम अभाज्य गुणनखंड में इसको बांट लेंगे, इनको हम तोड़ लेंगे। सबसे पहले 2 पर जाएगा, फिर ये 3 पर जाएगा और फिर ये दोस्तों 5 पर जाएगा। इस प्रकार हम इसको बांट लेंगे। ये 5 है तो हम यहाँ पर 5 लगा देंगे। इनको हम करेंगे तो दोस्तों 30 ही आएगा। गुणा में हमें दिया है 24, उसको यदि हम तोड़ते हैं 2 के गुणा में हम फिर 2 करेंगे, फिर 2 पर जाएगा और दोस्तों फिर ये 2 पर जाएगा तो 3 पर लास्ट में जाएगा। तो इसकी हम कर देंगे 5। यदि इस प्रकार से नहीं आता है, ये इस प्रकार से तोड़ना नहीं आता है, तो दोस्तों हम इसको किस प्रकार से करेंगे। जैसे इसमें 24 दिया गया है, सबसे पहले 2 पर जाएगा, 12 बचेगा, फिर 2 पर जाएगा, 6 बचेगा, फिर 2 पर जाएगा तो दोस्तों 3 बच जाएगा। इस प्रकार से ये हम लिख लेंगे। यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हम कर देंगे। तो दोस्तों इसके अंदर हम कैसे करेंगे, ये 2 की भी 5 है, 3 की भी 5 है, 5 की भी 5 है। इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे, 2 की भी 5 है, 3 की भी 5 है ये, और ये 5 की भी 5 है। गुणा में ये दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 2 है, तो इसकी हम 2 की पावर 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की 5 है, क्योंकि इन सभी की भी ये 5 है। 2 की भी 5 है, 2 की भी 5 है, 3 की 5 है, इस प्रकार से है। हम इसको 2 की पावर 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसकी पावर में 5 दी गई है, गुणा में 3 की 5 आ जाएगा। जो बचा है वो 3 की 5 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि 2 की 5, अब हम इसको करेंगे सबसे पहले, क्योंकि और तो हमें सिंपल जो तरीके से दिया गया है। अब हम इसको करते हैं तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी। जो यहाँ पर 2 की पावर 3 है और इन सभी की जो पावर 5 है, इनकी हम गुणा करेंगे। तो 5 की 3 की गुणा करेंगे तो इसकी पावर दोस्तों 15 आ जाएगी। इसकी पावर 15 आ जाएगी। अब हमें पता होता है जब बेस यानी आधार समान होता है और बीच में गुणा का निशान होता है तो पावर ऐड हो जाती है। अब हम इनकी पावर को ऐड करेंगे। इनकी पावर को ऐड कैसे करेंगे, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, इनकी पावर को ऐड करेंगे 5 और 15 की, तो 2 की 20 आ जाएगी। बीच में गुणा है तो गुणा 3 की करेंगे तो 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर, तो 3 की पावर 10 आ जाएगी। एक हमारा 5 बचा है तो 5 की कितनी पावर है, 5 है, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें इन सभी की पावर को जोड़ना है, तो इन सभी की पावर हम देखेंगे 20 और 10 30 हो जाएंगे, 30 और 5 35 हो जाएंगे, 35 इसका सही उत्तर आ जाएगा। इसकी जो अभाज्य गुणनखंड है उनकी संख्या दोस्तों 35 होगी। तो इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। तो ए ऑप्शन जो है इसके अंदर जिसमें 35 लिखा हुआ है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो 59वें नंबर का प्रश्न आता है जिसमें लिखा है कि एक स्कूल में 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर 25 वर्ष का एक नया शिक्षक नियुक्त होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या असर होता है कि शिक्षकों की औसत उम्र 3 वर्ष कम हो जाती है। सेवानिवृत्त शिक्षक की उम्र कितनी है ये हमें दोस्तों बताना है। दोस्तों हमें पता है ये पहले भी शिक्षकों की जो संख्या थी वो 10 था, यानी 10 की थी, और अब भी शिक्षकों की जो संख्या वो दोस्तों 10 है, क्योंकि एक शिक्षक गया है एक शिक्षक आया है, तो शिक्षकों की जो संख्या है वो दोस्तों पहले जितनी है, यानी 10 ही शिक्षकों की संख्या है। तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे कि जो शिक्षकों की संख्या इसके अंदर 10 है और इसमें लिखा है कि सेवानिवृत्त एक शिक्षक होता है, तो दूसरा 25 वर्ष की उम्र का एक नया शिक्षक आता है और 3 वर्ष उनकी जो औसत आयु है वो कम हो जाती है। यानी जो 3 वर्ष कम होती है उनकी औसत, तो दोस्तों उनकी 30 वर्ष उनकी कम हो जाती है औसत रूप से। हम यदि उनका टोटल देखें तो 30 वर्ष उसकी आयु कम हो जाती है। तो इसमें हमें पूछा क्या है कि सेवानिवृत्त शिक्षक की उम्र हमसे पूछी है। तो दोस्तों हम इसको किस प्रकार से करेंगे, देखो एक शिक्षक जा रहा है, उसकी जगह दूसरा शिक्षक आ रहा है जिसकी उम्र 25 वर्ष है। ऐसा होने से 30 वर्ष कम हो रही है, 30 वर्ष कम हो रही है, तो जो गया है उसकी 55 वर्ष मिलेगी। 55 वर्ष कैसे मिलेगी, 25 का आया है 30 कम हो रही है एक व्यक्ति के जाने से, तो दोस्तों उसकी 55 मिलेगी कि जो गया है, जो सेवानिवृत्त हुआ है, जो कि रिटायर हुआ है, उसकी उम्र दोस्तों 55 वर्ष रही होगी। क्योंकि उसकी 55 वर्ष है, आया 25 वर्ष का है, तो दोस्तों इनका जो गैप है 30 वर्ष वो कम हो रहा है। यानी 55 का गया वो 25 का आया, तो 30 वर्ष कम हो रहा है। और वही इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि 30 वर्ष उनकी कम हो रही है, यानी औसत उनकी 3 वर्ष कम हो रही है। तो टोटल हम देखेंगे तो क्योंकि 10 शिक्षक है तो 30 वर्ष उनकी कम हो रही है। तो 30 वर्ष जब ही कम होगी जब जो सेवानिवृत्त जो हो रहा है उसकी जो उम्र है दोस्तों 55 वर्ष होगी। तो हम इस प्रकार से उसको निकाल लेंगे कि इनको हम जोड़ेंगे तो अपना 55 आ जाएगा। अब अपना जो 60वें नंबर का प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करने पर पहला शब्द कौन सा होगा। यानी हमें कुछ शब्द इसके अंदर दिए गए हैं, उनको हमें व्यवस्थित करने हैं, तो हमें बताना है कि इसके अंदर पहला शब्द कौन सा होगा। तो विश्वास करना, कार्य करना, सोचना और सुनना। दोस्तों सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर सोचते हैं, फिर हम विश्वास करते हैं और फिर हम दोस्तों कार्य करते हैं। तो सबसे पहला जो होगा इसके अंदर वो सुनना हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे दोस्तों अपना 61वें नंबर का प्रश्न आता है, यदि किसी महीने की 8 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है तो उस महीने की 17 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये दोस्तों हमें बताना है। तो दोस्तों हम इसको किस प्रकार से करेंगे कि जो 8 तारीख है वो दोस्तों रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को पड़ती है। ये दोस्तों जो 8 तारीख है ये दोस्तों बुधवार को पड़ती है। तो 17 तारीख को कौन सा बार होगा, 17 को कौन सा बार होगा। तो दोस्तों हमें पता है कि यदि हम 8 में 7 जोड़ेंगे तो दोस्तों बुधवार ही आ जाएगा, क्योंकि 7 दिनों के बाद में सेम डे आ जाता है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो दोस्तों 15 तारीख को तो दोस्तों बुधवार ही होगा, बुधवार होगा, 16 को वीरवार होगा और 17 को दोस्तों शुक्रवार हो जाएगा। तो हम शुक्रवार इसका सही उत्तर आ जाएगा, क्योंकि जो 3 दिन बाद रविवार के 3 दिन बाद 8 तारीख पड़ती है और रविवार के 3 दिन बाद बुधवार आता है। तो बुधवार को दोस्तों 8 तारीख थी, 17 की निकालनी है तो 15 की बुधवार हो जाएगी। 2 दिन यदि हम इसको ऐड करेंगे बुधवार के अंदर तो अपना शुक्रवार आ जाएगा। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक छात्रा ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, यानी उसको भाग देना था 5/3 से, लेकिन उसने उसको 3/5 से गुणा कर दिया। इसके उत्तर में गलती प्रतिशत हमें ज्ञात करना है कि उसके उत्तर में कितनी जो प्रतिशत गलती हुई है। तो दोस्तों उसने गलती से ऐसा किया है और उसके उत्तर में जो परिवर्तन आया है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है। तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई संख्या मान लेते हैं। एक छात्रा ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। दोस्तों हम वो संख्या x मान लेते हैं कि वो संख्या x थी और इसको दोस्तों उसको 5/3 से भाग देना था, 5/3 से भाग देना था और लेकिन इसने इसको गुणा कर दिया, x को उसने गुणा कर दिया, इसको 3/5 से इसने गुणा कर दिया। ये गलती उससे हुई है। तो दोस्तों उसके उत्तर में कितने प्रतिशत की जो गलती हुई है वो हमें निकालना है, यानी उसको करना ऐसे था लेकिन उसने कर दिया ऐसे। तो उसने दोस्तों निकाला कितना है, उसने इसकी गुणा करेंगे तो 3x/5 ये उसने निकाला है। और उसको करना क्या चाहिए था, तो यहाँ पर दोस्तों 3 संख्या यहाँ पर दी हुई है तो ये x है दोस्तों, यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिखेंगे 5x/3 इस हिसाब, क्योंकि ये जो x है ये दोस्तों नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों इसको इतना करना चाहिए था और वो दोस्तों किया है उसने। तो इनके उत्तर में जो कमी आई है, जो दोस्तों जो चेंजेज आया है वो दोस्तों 3x माइनस में 5, यदि हम इसको घटाएंगे तो 2x। यदि हम अभी इसका एलसीएम लेंगे, अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो अपना 15 एलसीएम आ जाएगा, तो 25x माइनस में 9x ये होगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये होगा, तो अब हम इसको कैसे करेंगे कि 16x/15 आ जाएगा, 16x/15 आ जाएगा। तो अब हम इतनी गलती उससे हुई है, 16x/15 ये दोस्तों उससे गलती हुई है, इतनी गलती हुई है। तो अब हमें निकालना इसका आना कितने चाहिए था, इसका दोस्तों ये आना चाहिए था, जो ये इसका आना चाहिए था, ये इसका आना चाहिए था और आया, और ये इसकी गलती हुई है तो इसकी परसेंटेज हम निकालेंगे। तो दोस्तों 16x/15 हुई है गलती, इस पर गलती हुई है तो हम इसको निकाल देंगे 5x/3 ये हम निकाल देंगे। ये इसको हम परसेंटेज इसकी निकालेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके आएंगे तो नीचे वाला जो इसका फ्रैक्शन है वो दोस्तों चेंज होगा। तो यहाँ पर 3/5x होगा, तो ये दोस्तों 5 पकड़ जाएगा, ये 5 पकड़ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। ये ऊपर 16x आया, नीचे अपना 25x आ जाएगा, 25x आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों 100 गुणा में है। अब इसको हम करते हैं, इसका परसेंटेज हम निकालते हैं। तो दोस्तों इसको हम यदि काटेंगे तो ये दोस्तों किस पे कट रहा है, x से x काट देंगे तो 25 चौका 100, ये 4 पे कट जाएगा, 16 चौक 64 आ जाएगा, यानी 64% उसकी गलती हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो अगला प्रश्न आता है, निम्न प्रश्न में नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प की संख्याएं खाली स्थानों में सही प्रकार आती है, ये दोस्तों हमको बताना है। इसके अंदर कुछ संख्याएँ दी गई है और उन संख्याओं का हमें इस प्रकार से इसके अंदर जो क्रम सजाना है कि वो सही प्रकार से सुटेबल हो जाए, वो जो श्रृंखला है उसकी दोस्तों पूर्ति कर दे। इसके अंदर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसकी जगह में कौन सी संख्याएं आएगी ये हमें बताना है। और इसके अंदर जो रकम दी गई है वो के यहाँ पर 21 15 दिया हुआ है और यहाँ पर h दिया गया है। और अब यहाँ पर देखें ओ 39 और टी यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हमें डी दिया गया है, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर हमें बी दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम करेंगे। इसको हम दोस्तों किस प्रकार से करेंगे कि यहाँ पर इनका डिफरेंस देखेंगे,
इनका डिफरेंस दोस्तों 3 का आता है, आई जे के 3 का डिफरेंस है। और यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों 6 का डिफरेंस है, यानी इस डिफरेंस को यहाँ पर 2 से गुणा किया गया है, 2 से गुणा किया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों 6 का डिफरेंस आ जाता है। यदि हम इनका डिफरेंस देखें तो पी क्यू आर एस टी यानी 5 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पर 2 से गुणा किया तो यहाँ पर भी हम 2 से गुणा करेंगे, तो इस प्रकार से 5 की 2 की गुणा करेंगे तो 10, तो 10 का डिफरेंस यहाँ पर इन दोनों के बीच में आ गया। अब हम इनका डिफरेंस देखें तो इनका डिफरेंस देखें बी सी यानी सी डी यानी 2 का डिफरेंस आता है, तो हम 2 से ही गुणा करेंगे, ऊपर 2 से गुणा की गई है, यानी इनके अंदर दोस्तों 4 का डिफरेंस आना चाहिए, 4 का डिफरेंस आना चाहिए। तो जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो डी ऑप्शन है जिसमें 7 और 3 लिखा गया है वही दोस्तों ऐसे हैं जिनके अंदर 4 का डिफरेंस है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 7 में से 3 यदि हम लेस करेंगे तो दोस्तों अपना 4 ही आएगा, तो डी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो 65वें नंबर का प्रश्न आता है, एक आयत का क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर है और इसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है। आयत का परिमाप हमें निकालना है कि आयत का जो परिमाप है जो पैरामीटर है वो दोस्तों क्या होगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके अंदर आयत का जो परिमाप होता है, सबसे पहले हम उसका फार्मूला लिखते हैं। जो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये आयत के परिमाप का फार्मूला होता है। क्योंकि दोस्तों आयत के परिमाप का फार्मूला का मतलब क्या होता है कि आयत जो होता है जिसकी आमने सामने की भुजा होती है उसके चारों ओर की जो दूरी होती है वही उसका परिमाप होता है, तो दोस्तों उसका ये फार्मूला होता है। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को यदि हम चौड़ाई से गुणा कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, तो वो हमें दिया हुआ है 27 वर्ग मीटर, ये हमें 27 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर लंबाई चौड़ाई की 3 गुणी है, तो यदि हम लंबाई चौड़ाई की 3 गुणी है, यदि चौड़ाई इसकी x है तो लंबाई इसकी 3x हो जाएगी, क्योंकि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 3 गुना है, तो हमने इसको 3 गुना कर दिया, इन दोनों की गुणा करेंगे, बराबर में हमें 27 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 3x की स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 27 है, ये स्क्वायर ही साइड में आके वर्गमूल होगा। नहीं, सबसे पहले हम इसको जो 3 है ना, 3 को हम इस साइड में लेके आते हैं, क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको हम उसी साइड में रखेंगे। पहले 3 को इस साइड में लेके आएंगे, इस साइड में गुणा में है तो इस साइड में ये भाग में हो जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा, ये 9 पे कट जाएगा, तो 9 बराबर में x की स्क्वायर आ जाएगी। ये इस साइड में स्क्वायर है, इस साइड में जाके वर्गमूल होगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 9 वर्गमूल का जो होता है वो दोस्तों 3 होता है, क्योंकि 3 की स्क्वायर ही 9 होता है, तो x आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई 3। और इसमें x के हमने क्या माना था, हमने चौड़ाई मानी थी, तो अपनी चौड़ाई आ गई 3 आ गई। लंबाई कितनी होगी, इसकी 3 गुनी है, तो लंबाई इसकी 9 हो जाएगी। अब हम इसका जो परिमाप है, जो पैरामीटर है, वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। हम इस फार्मूले के में यहाँ पर रख देते हैं, 2 का 2, लंबाई अपनी 9 है, चौड़ाई अपनी 3 है, तो हम इसको करेंगे तो 9 की 3 की हम आपस में जोड़ेंगे, 12 होगा, 12 के 2 के साथ गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। तो 65वें नंबर का जो प्रश्न है इसका अपना ए ऑप्शन जिसमें 24 सेंटीमीटर लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अब अपना 66वें नंबर का प्रश्न आता है, यदि थीटा एक न्यून कोण है और 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कोस स्क्वायर थीटा है के बराबर में 4 है, तो हमें टेन थीटा का मान ज्ञात करना है कि जो टेन थीटा है उसका मान क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ये जो होते हैं इनके अंदर ये फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, इनके अंदर दोस्तों हमें सिर्फ फार्मूले जो होते हैं इनके वो हमें याद होने चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए। यदि हमें इनका फार्मूला पता है तो हम इन क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा ये दिया है, प्लस में 3 कोस स्क्वायर थीटा दिया है, इसके बराबर में हमें 4 दिया गया है। तो दोस्तों हमें पता है, हमें क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में यदि हम कोस स्क्वायर थीटा करें तो उसका 1 आता है, ये हमको पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, तो दोस्तों ये हमको पता है। तो अब हमें यदि इनमें से किसी एक की वैल्यू ज्ञात करते हैं, मान लीजिए हम कोस की वैल्यू ज्ञात करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इसकी हम करते हैं, तो वहाँ पर 1 का पहले से मौजूद है, ये इस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें कोस की जगह हम इसको रखेंगे यहाँ पर, इस जो हमें दिया हुआ है ऊपर इसकी जगह, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 का 3। अब कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम यहाँ पर ये रखेंगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा।
बराबर में हमें 4 दिया गया है। अब क्या है कि हम इनकी गुणा करेंगे आपस में, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस 3 की एक के साथ करेंगे 3, वो आगे माइनस का माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और बराबर में 4 आ जाएगा। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है, 3 स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का है, तो हम इसको करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, बराबर में अपना कितना बचेगा 4 बच जाएगा। और ये जो 3 है वो उस साइड में जाएगा तो वो इस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम करेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 4 में से 1 हम लेस करेंगे, 4 में से 3 लेस करेंगे तो अपना 1 बचेगा। ये 4 इस साइड में उस साइड में जाकर ये दोस्तों भाग में होगा तो 1/4 इसका आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपनी आ गई 1/4, 1/4 आ गई। ये यदि स्क्वायर हम उस साइड में लेके जाएं तो 1/4 के दोस्तों ये वर्गमूल हो जाएगा। 1 का वर्गमूल हमें पता है 1 होता है, 4 का वर्गमूल हमें पता है 2 होता है, तो ये उस साइड में जाएगा तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू अपनी आ गई कि 1/2 साइन थीटा की वैल्यू अपनी आ गई। दोस्तों अब साइन जो थीटा की वैल्यू 1/2 आई है, अब हम इसको किस प्रकार से करेंगे, हमने इसको किस प्रकार से किया है कि साइन स्क्वायर थीटा 1/4 आया, ये स्क्वायर उस साइड में गया तो वर्गमूल हो गया, और 1 वर्गमूल 1 होता है, 4 वर्गमूल हमारा 2 होता है, तो हमने 1/2 इसको लिख दिया। तो साइन थीटा की वैल्यू अपनी 1/2 आ गई। अब हमें ये पता है, ये हमको पता है, ये हमको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हमने निकाला है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखते हैं तो अपना कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो हम इसको किस प्रकार से रखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा को हम कोस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे रहने देंगे, कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आई थी अपनी 1/4 आई थी, 1/4 यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे तो 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 4 माइनस में 1 यानी कि 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा इसका। और ये जो स्क्वायर है ये इस साइड में आएगा तो ये यहाँ पर वर्गमूल हो जाएगा, ये यहाँ पर वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 आएगा, जो वर्गमूल 4 का हमें पता है कि 2 होता है, तो ये हम कर लेंगे। हमें दोस्तों क्या है कि कोस थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई, साइन थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई, तो जो हमें निकालना है क्या है, टेन थीटा निकालना है। इसके अंदर जो थीटा निकालना है वो हम निकाल सकते हैं, इसके अंदर अब आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो टेन थीटा होता है इसका क्या फार्मूला होता है, इसका होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। साइन थीटा अपना कितना आया 1/2, कोस थीटा अपना कितना आया वर्गमूल 3/2। इसको मल्टीप्लिकेशन में लेंगे तो ये उल्ट जाएगी, ये उल्टेगी तो 2 वर्गमूल में 3 हो जाएगी। तो दोस्तों ये 2 से 2 कटेगा, ऊपर 1 बचा, नीचे वर्गमूल 3 बचा, ये जो अपना टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। दोस्तों ये सवाल हमें देखने में लंबा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल सिंपल सवाल है, ये हमें दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है। अब हमें इसका फार्मूला हमको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। हमने यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर भी हमारा यही आएगा। तो हमारा ये क्या आ गया, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब हमने कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो अपनी आई है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, तो हम इनकी गुणा करेंगे, तो हमने यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे तो 3 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो अब 7 स्क्वायर थीटा यहाँ पर 3 स्क्वायर थीटा माइनस का है, तो हम इसको करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और इस साइड में अपने 4 है, ये 3 उस साइड में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर 4 इसके गुणा में यहाँ पर आके भाग में हो जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर जाके इसका जो वर्गमूल होगा 1/2 इसका आ जाएगा। तो हमारी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब अपनी साइन स्क्वायर थीटा ये हमको फार्मूला पता ही है, तो अब क्या है कि जो साइन स्क्वायर थीटा जो अपना आया 1/4 वो हम यहाँ पर रखेंगे, तो अपना जो कोस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, वो यहाँ पर स्क्वायर है तो वहाँ पर जाके वर्गमूल होगा, तो हम इसको करेंगे तो वर्गमूल 3/2 अपना कोस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा हमने निकाल लिया, कोस थीटा हमने निकाल लिया, तो अब हम टेन थीटा निकाल सकते हैं जो साइन बटे कोस होता है। तो साइन की वैल्यू रखी, कोस की वैल्यू रखी, हमने उसको सोल्व किया, तो 1/3 इसका जो टेन थीटा का आंसर अपना आ गया। अपना जो दोस्तों अगला प्रश्न आता है जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दी गई आकृति पर आधारित है। इसमें आयत निरक्षरों को यहाँ पर दर्शाता है, वर्ग नियोजितों को, त्रिभुज किसानों को, वृत्त जो है वो पिछड़े हुए को दर्शाता है। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। यदि दोस्तों हम इस क्वेश्चन को करके देखेंगे तो अपना ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही उत्तर आएगा, जिसमें कुछ पिछड़े हुए किसान जो नियोजित है, निरक्षर नहीं है, वो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा।
68वें नंबर का प्रश्न आता है, यदि 2 एलईडी टीवी और एक मोबाइल फ़ोन की कीमत 31,000 रुपये है, जबकि 2 मोबाइल फ़ोन और एक एलईडी टीवी की कीमत 35,000 रुपये है, तो मोबाइल फ़ोन की कीमत हमें निकालनी है कि मोबाइल फ़ोन की कीमत क्या है। दोस्तों ऐसे हम इक्वेशन बना के ऐसे जो क्वेश्चन हैं उसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम हमें जो रकम दी गई है उसका हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद में हम उसको सोल्व कर देंगे, तो हमारी मोबाइल फ़ोन जो है इसमें पूछा गया है कीमत वो हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। सबसे पहले क्या है कि जो एलईडी टीवी है और जो मोबाइल है इसके अंदर क्या है कि 2 एलईडी टीवी है, 2 एलईडी टीवी है और एक जो मोबाइल है, एक मोबाइल है, इसकी कीमत हमें 31,000 रुपये दी गई है। इसकी कीमत हमें 31,000 रुपये दी गई है। अब हमें क्या है कि एक एलईडी जो टीवी है, एक एलईडी टीवी है और 2 मोबाइल है, एक एलईडी टीवी की कीमत और 2 मोबाइल की कीमत, 2 मोबाइल की कीमत हमें इसके अंदर 35,000 रुपये दी गई है। यही हमें दिया गया है। अब क्या है, चाहे हम इसको इक्वल कर लें चाहे हम इसको इक्वल कर लें, तो दोनों को में से किसी एक को हम इक्वल करना होगा। दोस्तों हमें मोबाइल की कीमत ज्ञात करनी है, तो हमें तो इसको तो दोस्तों जो मोबाइल की कीमत ज्ञात करनी है तो इसको हम इक्वल नहीं करेंगे, ताकि हम इसको इक्वल करेंगे तो हमें इसका जो अल का जो वैल्यू ज्ञात होगी, अल की वैल्यू ज्ञात होगी, अल की वैल्यू ज्ञात होगी तो उसको हम इसके अंदर हमें रखना होगा। तो सवाल दोस्तों लंबा हो जाएगा। इसका सोल्यूशन हमें क्या है कि हमें जो मोबाइल है इसको हमें इक्वल नहीं करके अल को हम इक्वल कर लेते हैं। इसको हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इसको हम यदि 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे को, तो 2 अलग आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 2 से करेंगे तो 70,000 आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा। अब हम इसको करते हैं, हम इसको यदि माइनस करते हैं तो ये नीचे वाले निशान चेंज होंगे, यहाँ पर ये इससे ये कट जाएगा। हमें कई वैल्यू निकालनी है तो हमने m को ऐसे की ऐसे रख लिया, ताकि हमारा जो सोल्यूशन है, जो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ ईजी हो जाए। तो अब हम करेंगे 3 माइनस का m अपना बचेगा, माइनस का 3m बचेगा और इस साइड में माइनस के अपने कितने बच जाएंगे, यहाँ पर अपने माइनस के 1। यदि हम 70 में से 31 घटाएंगे तो अपने कितने बच जाएंगे, 39,000 बच जाएंगे। हम यदि इसको इससे हम काटेंगे माइनस से माइनस 3 इस साइड में गुणा में है, उस साइड में जाके भाग में होगा, तो हम ये 13 पकड़ेगा, 13 3 39, तो हम यानी जो मोबाइल है उसकी दोस्तों 13,000 रुपये आ जाएगी उसकी कीमत। तो 13,000 रुपये हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो डी ऑप्शन जो है जिसमें 13,000 रुपये लिखा गया है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा इसके अंदर। दोस्तों जो अगला प्रश्न आता है 69वें नंबर का, दोस्तों इसको मैं आपको एक बार और बताऊँ, 2 एलईडी टीवी और एक मोबाइल की कीमत 31,000 रुपये दी गई है। 2 एलईडी टीवी और 4 जो 2 यानी एक एलईडी टीवी और जो 2 मोबाइल की कीमत हमें दी गई थी यहाँ पर 35,000 रुपये। हमने इसको अल को यानी एलईडी टीवी को बराबर किया ताकि ये कट के समाप्त हो जाए, हमारा अम यहाँ पर बच जाए। हमने छोड़ा तो इसको हमने 2 से गुणा किया, अम यहाँ पर बचा, इस साइड में अपना 3m बचा, यहाँ पर 39,000 रुपये बचे, 3 यहाँ पर गुणा में इस साइड में आगे भाग में हुए, तो अम की वैल्यू अपनी 13,000 रुपये आ गई। यानी जो मोबाइल फ़ोन है उसकी कीमत अपनी 13,000 रुपये आ गई। अपना जो 69वें नंबर का प्रश्न है उसके अंदर दोस्तों जो हमें दिया गया है उसको हमें सोल्व करने के लिए जो इसके फार्मूले का यूज हमें करना होगा, a प्लस बी की स्क्वायर और a माइनस बी की स्क्वायर जो होता है उसका हम फार्मूला इसके अंदर यूज करेंगे और इस जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करेंगे। इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। a माइनस में b की स्क्वायर हमें 16 दिया गया है और a प्लस में b की स्क्वायर हमें 25 दिया गया है। हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है 2a की स्क्वायर प्लस में 2b की स्क्वायर, ये हमें निकालना है कि इसका दोस्तों कितना आएगा। तो दोस्तों a माइनस में b की स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, a की 2 प्लस में b की 2 माइनस में 2ab, ये होता है a माइनस में b की स्क्वायर क्या होता है, a की 2 प्लस में b की 2 माइनस में 2ab, ये हमें 16 दिया गया है, 16 दिया गया है। और हमें कि आगे क्या दिया गया है कि जो ये है a प्लस में b की स्क्वायर, ये क्या होता है, a की 2 प्लस में b की 2 प्लस में 2ab, ये 25 दिया गया है। इनको हमने फार्मूले में इसको तोड़ लिया, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab बराबर में 25। अब दोस्तों हम इसको करते हैं तो ये एक तो प्लस के एक माइनस का कट जाएगा, a की 2 को हम जोड़ेंगे, 2 a की 2 आ जाएगा, प्लस में b की 2 को जोड़ेंगे 2b की स्क्वायर आ जाएगा, बराबर में इनको जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा। और यही हमसे पूछा है,
यही हमसे पूछा है। तो 2a की 2 प्लस में 2b की 2 अपना 41 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। अगला जो अपना 70वें नंबर का जो आखिरी प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा उस वर्ग से संबंधित नहीं है जिस वर्ग से अन्य 3 संबंधित है। इसको दोस्तों हम किस प्रकार से करेंगे, लाल, रोगन, हरा, पीला। हमको पता है लाल, हरा और पीला तीनों के तीनों रंग होते हैं, यानी तीनों रंगों के प्रकार होते हैं। लेकिन जो रोगन होता है दोस्तों, ये कोई भी कलर नहीं होता है। तो हम इसको, ये अलग है, तो हाँ ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। उस वर्ग से संबंधित नहीं है तो वो रोगन होगा। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें रोगन लिखा हुआ है। दोस्तों इस प्रकार से हमने जो 13वां नंबर का अपना वीकली टेस्ट हुआ था उसका हमने कंप्लीट सोल्यूशन कर दिया है। मैथ और जो रीजनिंग का बचे हुआ जो पार्ट था वो आज हमने इस वीडियो के अंदर कर दिया है। और मैथ और जो रीजनिंग के अलावा का जो पार्ट था वो दोस्तों मैं पहले ही आपको इसका सोल्यूशन दे चुका हूँ। तो अपना 13वें नंबर का जो वीकली टेस्ट था उसका सोल्यूशन अपना कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों अपना आगे जो अभी तक अपने 22 वीकली टेस्ट हुए हैं, अपना जो 23वां आगे वीकली टेस्ट होगा दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि जितने भी वीकली टेस्ट हुए हैं उन सभी का सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जितना जो पहले का जो अपना सोल्यूशन बचा हुआ है वो भी मैं आपको दूंगा, और आगे जो अपने वीकली टेस्ट हो रहे हैं हर सप्ताह को उसका भी सोल्यूशन दोस्तों मैं आपको दूंगा। तो अभी अपना 22 वीकली टेस्ट हुए हैं, आगे अपना 23वां वीकली टेस्ट होगा, उसका भी दोस्तों हम सोल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।